नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम नीति शास्त्र पर अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए अपन यहाँ पर बातचीत करेंगे। आज का जो विषय है, टॉपिक है, वो है उपयोगितावाद। छात्रों, ध्यान दीजिए कि जब हमने क्लासें प्रारंभ की थी तब नीति शास्त्र क्या है ये स्पष्ट करने के लिए एक परिभाषा हमने यहाँ पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था कि नीति शास्त्र मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करने के लिए, निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करने के लिए कुछ मापदंड प्रस्तुत करता है, मापदंड क्राइटेरिया प्रस्तुत करता है, या फिर इसको हम एक सामान्य रूप में दूसरी भाषा में बोले तो हम कहेंगे कुछ सिद्धांतों की स्थापना करता है। और इसी निमित्त नीति शास्त्र में हमें अनेक प्रकार के सिद्धांत जो मानवीय कर्मों का, चरित्र का, आचरण का मूल्यांकन करने के लिए दिए जाते हैं और ये बताने के लिए दिए जाते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। कल भी हम बात कर रहे थे जब हमने इसी दृष्टि से सुखवाद पर बात की। तो सुखवाद में सुख को मनुष्य के कर्मों का मूल प्रयोजन माना गया कि कोई कर्म मनुष्य को क्यों करना चाहिए। तो वहाँ कहा गया जिससे सुख की प्राप्ति हो, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। ऐसा कल हमने नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद में बात की। लेकिन उसी टॉपिक में हमने ये भी देखा कि सुखवादी में ये माना गया कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है और अपने ही सुख की बात करता है। और जो नैतिक सुखवाद था उसके दो भेद किए गए थे, स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद और सर्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद। तो स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद जो है उसमें व्यक्ति के अपने हित और सुख की बात की जाती है। वही कर्म करना चाहिए, अर्थात तो वही कर्म उसका कर्तव्य है जिससे स्वयं व्यक्ति का अपना हित हो, ऐसा, या उसको सुख की प्राप्ति हो। तो आलोचना करते हुए भी हमने कहा था कि भाई दूसरे व्यक्तियों के हितों और सुखों की उपेक्षा हम किस आधार पर करते हैं, ये वहाँ एक कठिनाई थी, आपत्ति थी। यद्यपि इस आपत्ति का समाधान हमें नैतिक सुखवाद के दूसरा जो स्वरूप था, सर्वार्थवाद, वहाँ मिलता है। लेकिन इस पर विस्तार से चर्चा की आवश्यकता थी और वही चर्चा एक अन्य नीति शास्त्र के एक अन्य सिद्धांत में उपलब्ध है, जिसे हम कहते हैं उपयोगितावाद। तो आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है उपयोगितावाद। छात्रों, दर्शन शास्त्र को समझने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। कोई भी विषय, मेरा मानना है कि कोई भी विषय संसार का ऐसा नहीं है जिसका मनुष्य के जीवन से यथार्थतः कोई ताल्लुक ना होता। तो नीति शास्त्र को पढ़ते वक्त भी ऐसा ना भूलें कि नीति शास्त्र का मानव जीवन से कोई संबंध नहीं है। और ख़ासतौर से फिलॉसफी की यह वो शाखा है जो मनुष्य के प्रत्येक दैनंदिन कार्य अर्थात प्रत्येक दिन किए जाने वाले कार्यों से इसका संबंध है। क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उनका अपने ऊपर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, परंतु समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर हम हमारे कर्मों को शुभ अशुभ, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक आदि कहते हैं। ठीक है, तो इसी दृष्टि से आज हम बात करेंगे उपयोगितावाद की। तो जाहिर सी बात है कि यह वह नैतिक सिद्धांत है जिसमें मनुष्य के अपने सुख या हित के स्थान पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित को ही समस्त मानवीय कर्मों के शुभत्व का मानदंड माना जाता है। अर्थात यहाँ उपयोगितावाद में व्यक्ति के अपने सुख या हित के स्थान पर समाज या देश या यूनिवर्स के व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात यहाँ पर हम करते हैं। अर्थात अधिकतम व्यक्ति भी हों और उनका अधिकतम सुख भी हो या उनका अधिकतम हित भी हो। तो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की
या हित की बात करने वाला सिद्धांत उपयोगितावाद कहलाता है। यदि हम इसको नैतिक दृष्टि से देखें तो हम यूँ कह सकते हैं कि यह वह सिद्धांत है जो ये मानकर चलता है कि मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला वह कर्म उचित होगा, शुभ होगा, जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में सहायक है। ठीक है, इसी को हम सर्वार्थमूलक सुखवाद भी कहते हैं। उपयोगितावाद को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। हम यहाँ पर जो एक प्रमुख भेद है उपयोगितावाद का उस पर बात करेंगे, और वो है कर्म संबंधी उपयोगितावाद और नियम संबंधी उपयोगितावाद। तो इस भेद में, इस वर्गीकरण में हम सर्वप्रथम बात करेंगे कर्म संबंधी उपयोगितावाद की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह सिद्धांत किसी विशेष कर्म की अधिकतम उपयोगिता को ही उसके शुभत्व का एकमात्र मानदंड मानता है। अर्थात यह मानता है कि एक विशेष परिस्थिति में उपस्थित सभी कर्मों में से वह कर्म हमारा कर्तव्य है जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में सहायक हो। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में सहायक। तो ध्यान देने की बात क्या है यहाँ पर कि एक विशेष परिस्थिति है और उस विशेष परिस्थिति में उपलब्ध जितने कर्म हैं, अर्थात विकल्प है हमारे पास, उन कर्मों में से वह कर्म हमारा कर्तव्य है जिस कर्म को करने पर अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, अर्थात फिर से मैं बात कर रहा हूं, किसी विशेष परिस्थिति में मनुष्य के लिए संभव सभी कर्मों में से केवल वही कर्म उसका कर्तव्य है जो वास्तव में अधिकतम व्यक्तियों के कल्याण अथवा सुख में सहायक है। इसको दूसरी ढंग से कहें तो हम यूँ कह सकते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में किए गए किसी विशेष कर्म की अधिकतम उपयोगिता है या नहीं, इस आधार पर उसको हम शुभ अशुभ कहेंगे, उचित अनुचित कहेंगे। तो एक और विशेष बात यहाँ जो निहित है, छुपी हुई है, वो यह कि कर्म संबंधी उपयोगितावाद में सिर्फ कर्म की उपयोगिता पर ही ध्यान दिया जाता है। अर्थात यहाँ वह कर्म नियमानुसार है या नहीं, इसका यहाँ कोई महत्व नहीं है। कर्म संबंधी उपयोगितावाद सिर्फ कर्म पर आधारित है, नियम का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। इस आधार पर हम यूँ भी कह सकते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में यदि चोरी करने की अधिकतम उपयोगिता है, यद्यपि आलोचना है ये, लेकिन बात तो इस जो सिद्धांत का अर्थ निकल कर आ रहा है वो यही है कि किसी विशेष परिस्थिति में चोरी करने की अधिकतम उपयोगिता है, तो उस स्थिति में चोरी करना ही हमारा कर्तव्य बनता है। समझ रहे हैं? चलिए, कर्म संबंधी उपयोगितावाद के भी दो भाग किए गए हैं, सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद और सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद। सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद किसी विशेष समुदाय के अधिकतम सदस्यों की अधिकतम उपयोगिता के आधार पर कर्म को शुभ मानता है। यानी सीमित का अर्थ ही है, सीमित का अर्थ है कोई विशेष समाज, कोई विशेष समुदाय, विशेष जाति या विशेष देश स्थान के लोगों के अधिकतम उपयोगिता। यहाँ मनुष्य के सभी प्राणियों की बात नहीं की जाती, सभी मनुष्यों की बात नहीं की जाती, एक सीमित वर्ग की बात यहाँ पर की जाती है। तो सीमित वर्ग में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित में सहायक जो कर्म है वो सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद के अंतर्गत आता है, और इस दृष्टि से उसको यहाँ पर शुभ या अशुभ कहा जाता है। दूसरा सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद, इसके अनुसार वह कर्म शुभ है जो संपूर्ण मानव जाति, यहाँ पर देखिए मैंने समाज, समुदाय, देश, धर्म की बात नहीं की, यहाँ संपूर्ण मानव जाति के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में सहायक है, वह कर्म यहाँ शुभ माना जाता है। तो कर्म संबंधी उपयोगितावाद और नियम संबंधी उपयोगितावाद ये प्रथम वर्गीकरण था। फिर हमने कर्म संबंधी उपयोगितावाद के दो वर्गीकरण किए, सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद और सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद। सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद का संबंध किसी विशेष समुदाय या समाज के अधिकतम व्यक्तियों के हित से है, और सार्वभौमिक कर्म संबंधी उपयोगितावाद का संबंध संपूर्ण इस जगत के मानव जाति के अधिकतम मनुष्यों के अधिकतम हित से संबंधित है। मैंने फिर से बात स्पष्ट की। तो आपने देखा कि कर्म संबंधी उपयोगितावाद के इस तरह से दो भेद किए गए। अब हम इस सिद्धांत में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख कमियों पर बात करेंगे। तो जिसमें आपत्तियां जो है वो ये हैं कि इस सिद्धांत की जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है
कि यहाँ कर्मों का मूल्यांकन करने में नियमों का कोई महत्व नहीं। इससे समस्या क्या आती है? इससे समस्या यह आती है कि जो नियम बनाए जाते हैं वो भूतकाल के अनुभवों के आधार पर बनाए जाते हैं कि भूतकाल में मनुष्य को अपने कर्मों का जो अनुभव हुआ है उससे लाभ हुई कि हानि हुई, समाज का हित हुआ कि अहित हुआ, इस आधार पर नियम बनाए जाते हैं। और उन नियमों के आधार पर ये आगे के लिए तय कर दिया जाता है कि इन नियमों के आधार पर जो कर्म किया जाएगा वो कर्म हमेशा मनुष्य के हित में होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर नियम का कोई महत्व नहीं है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम यहाँ पर इस सिद्धांत के अनुसार आचरण करने पर जो हमारे अतीत के अनुभव हैं उनका कोई लाभ नहीं उठा सकते। प्रत्येक कर्म की अधिकतम उपयोगिता हमें हर बार नए सिरे से जांच करनी होगी। अर्थात यहाँ पर काम हमारा बढ़ रहा है ना। हर बार यदि हम नए सिरे से हर कर्म की उपयोगिता की जांच करेंगे और पुराने अनुभव का लाभ नहीं लेंगे तो हर बार हमें अधिक परिश्रम करना होगा। ये एक इसकी सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी ये है कि इस सिद्धांत के आधार पर कर्मों के औचित्य का निर्धारण करना कठिन है। और वो क्यों? क्योंकि किसी भी कर्म के परिणामों को ध्यान में रखकर ये बात करता है। लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी भी कर्म के परिणाम तात्कालिक भी हो सकते हैं, दूरगामी भी हो सकते हैं। और इन तात्कालिक और दूरगामी परिणामों को जानना हमारे लिए संभव नहीं है। कई बार इतना समय का गैप आ जाता है कि किसी कर्म का परिणाम निकलने में बहुत समय लग जाता है, हम भूल भी जाते हैं कि किस कर्म का परिणाम है। तो ऐसी स्थिति में कि उस कर्म की अधिकतम उपयोगिता है या नहीं है, ये तय करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। तीसरी जो समस्या है वो ये है कि यदि दो कर्म हैं, ध्यान से देखिएगा कि यदि दो कर्म हैं और दोनों कर्मों की उपयोगिता समान है, लेकिन उन कर्मों में एक भेद है, एक भिन्नता है। वो ये कि मान लीजिए दो कर्मों में से उपयोगिता समान है, लेकिन किसी एक कर्म को करने पर हमें वचन भंग करना पड़ता है, कोई कानून तोड़ना पड़ता है, कोई नियम तोड़ना पड़ता है, ठीक है। और एक कर्म करने पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, लेकिन उपयोगिता दोनों की समान है। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसी स्थिति में दोनों कर्मों में से हमारा कौन सा कर्म हमारा कर्तव्य होगा, ठीक है। तो यहाँ ये तय करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस सिद्धांत के शब्दशः अर्थ पर ध्यान दें तो अर्थ के अनुसार तो दोनों ही कर्म उचित है, क्योंकि दोनों की उपयोगिता समान है। और हमने बात की परिणाम के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। लेकिन यहाँ हम ये भी देख रहे हैं कि एक कर्म को करने पर वचन भंग करना पड़ता है, कानून तोड़ना पड़ता है, पर एक कर्म को करने में ऐसा नहीं होता। तो इस सिद्धांत के अनुसार दोनों उचित है, लेकिन एक नैतिक और साधारण दृष्टि से देखें, कानूनन दृष्टि से देखें तो वह कर्म जो कानून भंग करके नियम तोड़ के किया जाता है वो उचित नहीं माना जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में वह कर्म भी उचित हो जाता है जो कानूनों के विरुद्ध जाता है, नियमों के विरुद्ध जाता है, वचन भंग करने पर उत्पन्न होता है, ठीक है। अंतिम जो इसकी आलोचना है वो यह है, यदि सिद्धांत को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लें तो फिर किसी निर्दोष को कष्ट पहुंचाकर दो व्यक्तियों को यदि लाभ दिया जा सकता है तो वो उचित माना जाएगा। यदि एक व्यक्ति को दिए जाने वाले कष्ट से यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों को कोई सुख मिलता है तो ऐसी स्थिति में तो हमें उस एक व्यक्ति को कष्ट देना चाहिए। लेकिन एक मानवीय दृष्टि से देखा जाए और एक वास्तविक नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया में कहीं भी, और आजकल तो कानून में भी अपन ये कहते हैं कि भले 1000 गुनहगार छूट जाए पर एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो किसी भी निर्दोष को कष्ट देना, निर्दोष है तो कष्ट देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। जबकि सिद्धांत का अक्षर से पालन करें, ज्यों की त्यों पालन करें तो ये उचित हो जाता है। इन सारी समस्याओं के आधार पर हमें देखते हैं ये सिद्धांत उचित नहीं है, और इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें एक और सिद्धांत की आवश्यकता थी, तो वो सिद्धांत है नियम संबंधी उपयोगिता, जिसकी हम कल के व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।